हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है एक एग्जाम्पल के साथ कि कैसे मिनरल्स हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पर टूथपेस्ट का एग्जाम्पल लिया गया है, एक छोटे से बॉक्स में से करके इंट्रोडक्शन के रूप में दिया गया है, लेकिन इसमें जो मिनरल्स के सोर्सेज दिए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें याद ज़रूर कर लें, क्योंकि हो सकता है आपसे डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि टूथपेस्ट में जो क्लीनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो सिलिका, लाइमस्टोन और Al2O3 होता है। इसके जो कैविटीज रिड्यूस करने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या करता है कि दांत में जो आपके केमिकल होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस, उसको चेंज कर देता है CaF2 में। इससे जो दांत के इनामेल होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और जर्म्स के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है। उसके बाद वाइट करने में टाइटेनियम ऑक्साइड और जो स्पार्कल आता है टूथपेस्ट का वो माइका से आता है। अगला हम लोग बढ़ते हैं कि जियोग्राफर और जियोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो एक जियोग्राफर समझने की कोशिश करता है कि मिनरल रिसोर्सेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जबकि एक जियोलॉजिस्ट ट्राई करता है फॉर्मेशन और उनकी एजेस को समझने का। इसके बाद है रॉक्स एक कॉम्बिनेशन होते हैं होमोजेनस मिनरल्स का। इसके बारे में आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में। और एक एक्यूमुलेशन है किसी भी मिनरल का जो कि बाकी एलिमेंट्स के साथ होता है। और को प्यूरिफाई करके कैसे हम लोग एक मिनरल निकालते हैं उसके बारे में हम केमिस्ट्री के मेटलर्जी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, और उसके कई सारे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स को सेपरेट करने के उस ओर से। उसके बाद है कि ओर्स असल में पाए कैसे जाते हैं नेचर में। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के फॉर्म में ओर को पाया जाता है क्रैक्स, क्रेवाइसेस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स में। इसके स्मॉलर डिपॉजिट्स को वेन्स कहा जाता है और इसके लार्जर डिपॉजिट्स को लोड्स कहा जाता है। इसमें टिन, कॉपर, जिंक और लेड जैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मतलब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बीच। इसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स में बेड्स या लेयर्स में पाया जाता है एलिमेंट्स को। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा कि ऐसे ही होता है, एक के ऊपर एक लेयर्स जमा होने से, और इसीलिए एक लेयर में पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स के एलिमेंट्स को। इसमें कोल, आयरन, जिप्सम और पोटाश सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट जैसे ओर्स जो हैं वो पाए जाते हैं ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स में। इसको मतलब इनके जो फॉर्मेशन होते हैं वो इवापोरेशन से होते हैं। अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। तो बॉक्साइट का फॉर्मेशन इसी तरह से होता है। होता क्या है कि बॉक्साइट जिन रॉक्स में पाया जाता है वो धीरे धीरे डिकम्पोज कर जाते हैं और पीछे छूट जाता है बॉक्साइट का ओर। अगला है एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट्स को प्लेसर डिपॉजिट्स भी कहा जाता है। होता क्या है कि रिवर्स जो उसके ओरिजिनल ओर का सोर्स है वहां से इन डिपॉजिट्स मतलब इन ओर्स को उठाकर कहीं और डिपॉजिट कर देती है, इसीलिए इसे एलुवियल डिपॉजिट या प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। इसमें जनरली ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि कोरोड नहीं होते वाटर से, जैसे हम देख सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, टिन और प्लैटिनम। कई बार डायमंड्स भी इसी तरह से अपने जो उनका प्लेसर डिपॉजिट्स का फॉर्मेशन होता है वो डायमंड्स में भी कई बार ऐसे देखा जाता है। अगला है ओशन वाटर। ओशन वाटर एक काफ़ी मेजर सोर्स है सभी मिनरल्स का, लेकिन उनमें जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इतनी कम होती है कि प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाना वहाँ से मुश्किल होता है। इसीलिए कुछ ही मेजर ओर्स जो हैं वो ओशन वाटर से निकाले जाते हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम और ब्रोमीन। ओशन बेड से मैंगनीज के नोड्यूल्स माइन किए जाते हैं। इसके बारे में अगर आपको याद होगा तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर के इंटरनेशनल रिसोर्सेज वाले कॉलम के नीचे दिया गया था कि इंडिया को इंडियन ओशन से मैंगनीज नोड्यूल्स माइन करने की परमिशन मिली है, और ऐसे आप इंटर रिलेट करके देख सकते हैं चैप्टर्स को। अगला जो दिया गया है वो रैट होल माइनिंग, ये मेघालय में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो कोल पाए जाते हैं, कोल के डिपॉजिट्स होते हैं, उसके पैरेलली एक माइन खोद दी जाती है और वहाँ से निकलने वाले कॉलम्स के थ्रू इस कोल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ये इलीगल है क्योंकि वो जो कोल का माइनिंग है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है। ये जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वो लोग ऐसे माइनिंग करके निकालते हैं कोल को, और इससे कई बार दिक्कत भी हो जाती है। जैसा हमने अगर आप सुने होंगे तो लास्ट ईयर ऐसे ही एक रैट होल में फंस गए थे कई सारे माइनर्स, क्योंकि वहाँ पानी भर गया था। अगला है इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ रिजर्व। तो किसी भी रिजर्व को एक ओर कैसे माना जा सकता है या फिर उस ओर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं।
इनमें पहला आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल ऑफ ओर, मतलब उस ओर में आखिर जो हमें मिनरल चाहिए वो कितने कॉन्सेंट्रेशन में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मान लीजिए किसी ओर में 10% कॉन्सेंट्रेशन है आयरन की, जबकि दूसरे ओर में 30% कॉन्सेंट्रेशन है आयरन की, तो जनरली हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग 30% वाले ओर को ही यूज़ करें, क्योंकि उससे ज़्यादा आयरन निकलेगा एट द एंड ऑफ द डे। इसके बाद ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब उसे एक्सट्रैक्ट करने में, उसे जो उसके प्रोसेसेस होते हैं उन्हें करने में कितनी आसानी होगी, इस पर भी डिपेंड करता है कि ओर से मिनरल निकाला जाएगा या नहीं। अगला है क्लोजनेस टू द मार्केट। मान लीजिए कि अगर किसी आयरन प्रोड्यूसिंग एरिया के पास ही उस आयरन को यूज़ करना हो, तो वो आयरन यूज़ होगा, ज़्यादा चांसेस हैं इसके। क्यों? क्योंकि मतलब जो यूटिलाइजेशन के लिए आयरन को ट्रांसपोर्ट करने में कॉस्ट आएगा वो बच जाता है इस प्रोसेस को अगर हम लोग करें तो। जैसा हम लोग देख सकते हैं कि झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू में काफ़ी ज़्यादा आयरन पाया जाता है, इसीलिए जमशेदपुर जैसे एरियाज़ में कई सारे जो स्टील प्लांट्स हैं, टाटा स्टील की शुरुआत भी जमशेदपुर में इसीलिए हुई थी क्योंकि यहाँ काफ़ी प्रॉक्सिमिटी है आयरन ओर्स को लेकर। अगला है फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स 3/4 ऑफ मेटेलिक मिनरल्स में अकाउंट करते हैं। जो प्रोडक्शन टोटल होता है उसका 75% फेरस मिनरल्स का ही होता है। इसमें आते हैं आयरन ओर। आयरन ओर की जो बेस्ट क्वालिटी ओर है वो है मैग्नेटाइट, जिसमें 70% कॉन्सेंट्रेशन होता है आयरन का। इसके बाद आता है हेमाटाइट, जो कि एक और ओर है आयरन का। ये 50 to 60% कॉन्सेंट्रेशन में होता है, लेकिन यही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसीलिए हेमाटाइट का यूज़ भी मतलब मेजर इंडस्ट्रियल रूप में किया जाता है। जो हमारे देश में आयरन ओर्स के प्लेसेस हैं, ये मैं आपको एक मैप वर्क में अलग से वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन अभी आप इन जगहों को याद करने की कोशिश करें। ओडिशा झारखंड बेल्ट एक, मतलब ये जो मेजर आयरन प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं हमारे देश में वो 4 ही हैं। इन चारों के नाम और इनमें कौन कौन से माइंस आते हैं आपको ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए। सबसे पहला ओडिशा झारखंड बेल्ट आता है, जहाँ पर बादाम पहाड़ माइंस है मयूरभांज और कंदोझाड़ डिस्ट्रिक्ट्स में। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड का, उसमें गुआ और नुआमंडी नाम की जगहें हैं जहां पर आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके ओर से। अगला है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ये छत्तीसगढ़ बस्तर डिस्ट्रिक्ट के बैराडिला हिल्स और महाराष्ट्र में पाया जाता है। मतलब ये जो छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट का आप अगर मैप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो सदर्न रीजन है महाराष्ट्र से पास में, उस रीजन में ये पाया जाता है। और इसमें 14 सुपर हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर के माइंस हैं, जिनमें मतलब इन माइन से जापान और साउथ कोरिया को एक्सपोर्ट किया जाता है आयरन ओर। इसके बाद है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर तुमकुरू बेल्ट। ये कर्नाटका में है और इसका जो कुद्रेमुख डिपॉजिट्स है ये 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, जो कि मंगलुरु पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है इसका। और मंगलुरु काफ़ी पास है उस रीजन से, जैसा हम जानते हैं कर्नाटका में ही ये पोर्ट है और यहाँ से बाकी की दुनिया को एक्सपोर्ट किया जाता है ये ओर। अगला है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ये गोवा और महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में होता है। इसकी जो एक्सपोर्ट होती है वो मारमा गोवा पोर्ट, जो कि गोवा में है, उससे की जाती है। इसके बाद आता है मैंगनीज। मैंगनीज स्टील और फेरो मैंगनीज एलॉयज बनाने में काम आता है। इसके बारे में आप और ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं नॉन फेरस मिनरल्स की तरफ। नॉन फेरस मिनरल्स में पहला आता है कॉपर। तो कॉपर की ज़्यादा डिपॉजिट्स नहीं है हमारे देश में, लेकिन जो प्रेजेंट है उनमें है बालाघाट माइंस जो कि एमपी में है, खेतरी जो कि राजस्थान में है और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड में है। कॉपर माइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्किंग के लिए मैप्स पर। मैं आपको इन्हें जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मार्क करके दिखा दूंगा। अभी आप याद रखें कि खेतरी राजस्थान, सिंहभूम झारखंड और बालाघाट माइंस एमपी में कॉपर पाई जाती है। अगला है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम के ओर को कहा जाता है। ये अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स, बिलासपुर, कटनी प्लेट्यू में पाया जाता है। इसकी जो लार्जेस्ट स्टेट है जो कि प्रोड्यूस करता है इस एल्यूमिनियम को वो है ओडिशा, जिसका पंचपतमली डिपॉजिट्स कारापुर डिस्ट्रिक्ट में है। नॉन मेटलिक ओर्स में आती है माइका। माइका का जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेशन होता है, वो थिन शीट्स के रूप में होता है। मतलब उसके थिन शीट्स को अलग किया जा सकता है और इसके जो रंग होते हैं, आप रंग याद रख सकते हैं कि ये क्लियर फॉर्म में या फिर ब्लैक, ग्रीन, रेड और येलो या फिर ब्राउन, इन अलग अलग कलर्स में आता है। माइका का एक मेजर यूज़ ऐसे हम देख सकते हैं कि जो आयरन होता है, मतलब जो प्रेस होती है, उसको जो कवर किया जाता है नीचे की शीट से, जिससे हीट तो पास होता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं, उसमें माइका का यूज़ किया जाता है।
माइका के जो डिपॉजिट्स हैं वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट में है, जो कि झारखंड में ही मौजूद है। और इसके साथ ही अजमेर राजस्थान और नेल्लोर आंध्र प्रदेश में भी माइका पाया जाता है। रॉक मिनरल्स, अगला जो मिनरल्स की कैटेगरी है वो रॉक मिनरल्स है। इसमें लाइमस्टोन आता है जो कि सेडिमेंट्री रॉक है। ये रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। आपने इसके बारे में और पढ़ा है कि सीमेंट इंडस्ट्री के कारण कैसे फॉरेस्ट्स बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए इसी लाइमस्टोन की माइनिंग करनी पड़ती है। इसके एसेंशियल होता है ये स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में। जब आप क्लास 11th में जाकर मेटलर्जी में पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि कैसे आयरन की जो स्मेल्टिंग होती है उसमें ये CaCO3 लाइमस्टोन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अगला हम लोग देखते हैं अगला हम लोग देखते हैं जो माइनिंग को किलर इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है। इसके काफ़ी सारे मतलब हम कह सकते हैं हार्म्स है। फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसके माइंस के आसपास का जो पानी होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। माइंस में कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, वहाँ के वर्कर्स मर जाते हैं और माइंस की जो वर्किंग कंडीशंस होती है वो भी काफ़ी ख़राब होती है। 70% ऑफ एनर्जी, अगला हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इंडिया में 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट रूरल हाउस होल्ड की फायरवुड और कैटल डंग केक से पूरी होती है। कैटल डंग केक जिसे गोएठा कहा जाता है वो, और फायरवुड जो कि फॉरेस्ट से कलेक्ट करके लाया जाता है, उसी से ज़्यादातर रूरल हाउस होल्ड्स की एनर्जी डिमांड्स पूरी होती है। कोल के बारे में दिया गया है। कोल के 4 मेजर कैटेगरीज हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। पीट जो होता है, इस पीट रॉ कोल को कहा जाता है, मतलब कोल कितने सालों तक एज हुआ है और किस कंडीशन में एज हुआ है इस पर डिपेंड करता है वो कितना अच्छा और कितना ज़्यादा बढ़िया हीट प्रोड्यूस करेगा। तो पीट में क्या होता है कि जो कोल के मटेरियल मतलब सिर्फ कार्बन होना चाहिए, कोल में जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ही बेहतर होगा, और जितने ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल्स या वाटर या फिर ऐसे पॉल्यूटेंट्स हम कह सकते हैं होंगे, उनसे कोल की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। इसीलिए यहाँ देखें पीट डीकेइंग प्लांट्स जो कि स्वॉम्स में डीके होते हैं, इसकी जो कार्बन कंटेंट होती है वो कम होती है और इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। इसका यूज़ जनरली नहीं किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के प्रोडक्शन में। अगला है लिग्नाइट। ये सॉफ्ट होता है, इसमें भी हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है और नेवेली में इसका मतलब हम कह सकते हैं सोर्स है, माइंस है, और ये लो ग्रेड ब्राउन कोल कहा जाता है इसे। बिटुमिनस बरीड होता है, काफ़ी गहरा, और ये इंक्रीज टेम्परेचर को सब्जेक्ट किया जाता है। यही कमर्शियल कोल है, क्योंकि जो एंथ्रासाइट है ये हाईएस्ट क्वालिटी कोल तो है लेकिन इसके डिपॉजिट्स नहीं हैं दुनिया में बहुत ज़्यादा, इसीलिए बिटुमिनस को ही इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंथ्रासाइट का यूज़ ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर हमें काफ़ी कम पॉल्यूशन चाहिए होता है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होती है। इंडिया में गोंडवाना एज और टर्शरी एज से 2 मेजर कोल के सोर्सेज पाए जाते हैं। गोंडवाना एज के जो सोर्सेज हैं वो दामोदर वैली, झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल के आसपास का जो रीजन है वहाँ पर कोल की सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं गोंडवाना एज से। उसके साथ ही गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा की वैलीज़ में भी इसके डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। और टर्शरी एज, जो कि टर्शरी एज कुछ साल बाद आया था, 55 मिलियन ईयर्स पहले, इसके जो कोल पाए जाते हैं वो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। इसी में हम आप रिलेट करके देखें तो रैट होल माइनिंग जो होती थी वो भी मेघालय में कोल के लिए ही की जाती है। अगला है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को नोडल इंडस्ट्री कहते हैं क्योंकि इससे कई सारी इंडस्ट्रीज़ को मदद मिलती है और कई सारी नई इंडस्ट्रीज़ भी पेट्रोलियम के कारण ही होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मतलब हम एग्जांपल ले सकते हैं पेट्रोलियम जेली वाली जो वैसलीन वगैरह ब्रांड्स जो आती हैं, इसके साथ ही जो नॉर्मल पेट्रोल और डीजल का यूज़ होता है, इसके साथ ही केरोसिन वगैरह के जो गैसेस होते हैं, जो पंप्स होते हैं, इन सारी इंडस्ट्रीज़ को पेट्रोलियम इंडस्ट्री से काफ़ी सपोर्ट मिलता है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बेसिस पर ही इन इंडस्ट्रीज़ को चलाया जाता है। पेट्रोलियम जो हमारे देश में पाया जाता है वो मेनली एंटीक्लाइंस और फॉल्ट ट्रैप्स के रूप में होता है। एंटीक्लाइंस क्रेस्ट ऑफ अपफोल्ड पर पाए जाते हैं जो कि ऑयल इन पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन में फंस जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। एंटीक्लाइंस ऐसे जगहों के क्रेस्ट्स में होते हैं, यहाँ पर ऑयल मिलता है और ये लाइमस्टोन और सैंडस्टोन जैसे पोरस रॉक्स में पाया जाता है। जो फॉल्ट ट्रैप्स होते हैं वहाँ पर पोरस और नॉन पोरस रॉक्स के बीच में ऐसे ऑयल पाया जाता है और ऑयल के ऊपर ही गैस होता है। तो जब माइनिंग की जाती है ऑयल की तो उसके ऊपर, ये मान लीजिए ऑयल है, तो उसके ऊपर काफ़ी सारा गैस डिपॉजिट होता है
ये लैंड है। तो जब माइनिंग की जाती है तो उससे काफ़ी सारा गैस बाहर आता है, जिसे हम पेट्रोलियम गैस के रूप में यूटिलाइज कर लेते हैं एलपीजी बनाकर। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये वही पेट्रोलियम गैस है जो कि पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स के ऊपर पाया जाता है। अगला है मुंबई हाई, गुजरात और आसाम में हमारे जो मेजर ऑयल डिपॉजिट्स हैं इंडिया के वो पाए जाते हैं। गुजरात में अंकलेश्वर डिस्ट्रिक्ट और आसाम में डिगबॉय, नाहरकटिया और मोरान हुगरीजान में ये पाया जाता है। डिगबॉय इंडिया का सबसे पुरानी जगह है इंडिया में जहाँ पर ऑयल पाया गया था, और डिगबॉय का नाम इसी से आया है। मतलब इंग्लिश में डिग का मतलब होता है खोदना, और बॉय मतलब जो भी इंसान था उसे कहा अगर गया कि डिग बॉय मतलब खोदो, तो वहीं से इस जगह का नाम हम कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट हुआ है। और यहीं पर इंडिया में सबसे पहले ऑयल पाया गया था, लेकिन अभी हमारी जो मेजर ऑयल की सोर्स है वो बॉम्बे हाई है। नेचुरल गैस कृष्णा गोदावरी बेसिन, गल्फ ऑफ कैम्बे और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पाया गया है। नेचुरल गैस को HVJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से इन रीजन से ले जाकर यूपी और दिल्ली के आसपास की इंडस्ट्रीज को दिया जाता है, जहां पर कई सारे नेचुरल गैस के बेसिस पर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड हैं, जिसके बारे में आप लोग लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी मेजरली जो आती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि भाखरा नंगल डैम, दामोदर वैली और कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट से पाए जाता है। भाखरा नंगल डैम का डैम इंडिया का काफ़ी बड़ा डैम है, और दामोदर प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं कि इंडिया का ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है। ये इंडिपेंडेंस के पहले ही शुरू किया गया था, और इसमें जो दामोदर वैली मतलब झारखंड और वेस्ट बंगाल के जो रिवर्स हैं उन्हें डैम्स में बंद किया गया है, और इनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके साथ ही ये डैम्स फ्लड्स रोकने में भी काम आते हैं, क्योंकि दामोदर को अगर आपने पढ़ा होगा तो सौर ऑफ बंगाल भी कहा जाता था पहले। न्यूक्लियर पावर यूरेनियम और थोरियम से पाया जाता है, जो कि झारखंड में मिलता है। ये अरावली रेंजेस में जहां मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला में भी पाया जाता है। तो यूरेनियम और थोरियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और इनसे न्यूक्लियर पावर बनाई जाती है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, और हम कह सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर पावर भी काफ़ी क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। और विंड एनर्जी नागरकोइल टू मदुरई तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी विंड एनर्जी के यूटिलाइजेशन के लिए काफ़ी सारे विंड मिल्स लगाए गए हैं। विंड मिल्स काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनकी मदद से ही विंड की जो एनर्जी होती है उसे कैप्चर किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। अगला है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी गल्फ ऑफ खंबाट, गल्फ ऑफ कच्छ, वेस्ट कोस्ट और गैंजेटिक डेल्टा ऑफ सुंदरबंस में बनाया जाता है। टाइडल एनर्जी कैसे बनता है कि जब हाई टाइड्स आती हैं तो पानी को एक जगह भर लिया जाता है, और जब ये टाइड वापस जाने लगती हैं तो एक हम कह सकते हैं टरबाइन लगा दिया जाता है, और इस टरबाइन से पास करते वक्त ये पानी उस टरबाइन को घुमाता है और इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हो जाती है। जियोथर्मल एनर्जी पार्वती वैली इन मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश और पूगा वैली इन लद्दाख में बनाया जाता है हमारे देश में। और कंजर्वेशन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। इसके साथ ही जो मिनरल्स होते हैं उन्हें भी हम कह सकते हैं एक तरह से रीयूज़ करना चाहिए, खासकर जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जिन्हें हम रीयूज़ आसानी से कर सकते हैं, जैसे आयरन है। तो आयरन का एक बार डिवाइस में यूज़ करने के बाद उसे पिघलाकर फिर से कोई दूसरा डिवाइस बनाया जा सकता है आसानी से। तो ऐसे मिनरल्स को भी हमें रीयूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।